रोकना चाहूंगा आपकी इजाजत से। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रणब पटेल जुड़ चुके हैं गुजरात से। चूंकि हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि गुजरात में भी 8 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। तो प्रणब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपका इस्तकबाल है उर्दू में, कि ये 8 सीटें कौन कौन सी हैं और इन 8 सीटों पर पहले किसका कब्जा था और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जिस तरह से गुजरात के बाय पोल हो रहे हैं उसमें 8 ऐसी असेंबली सीट है जहां पर ये बाय इलेक्शन यहां पर हो रहा है। उसमें 8 सीट जो थी वो कांग्रेस वहां पर थी, क्योंकि राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम यहाँ पर जो 8 जो एमएलए थे कांग्रेस के, उन्होंने यहाँ पर रिजाइन दिया था। उसी कारण ये जो इलेक्शन है गुजरात में हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये दृश्य दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं कि इस बार का इलेक्शन कुछ अलग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, तो कोविड-19 की महामारी के बीच इलेक्शन कमीशन ने जो यहाँ पर आप देख सके किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जितने भी मतदार यहाँ पर अपना वोट करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ उन लोगों के लिए सबको थर्मल गन से वहाँ का चेकिंग हो रहा है। तो साथ में उनको जो लोग मास्क पहन के नहीं आए उनको मास्क भी दिया जा रहा है, सैनिटाइज भी यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन है, जो मौजूदा इलेक्शन होता है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ कर इलेक्शन कमीशन का था कि किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन हो। आप देख सकते हैं ये पूरा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। गुजरात की 8 ऐसी बैठक थी, मैं कह सकता हूँ 8 बैठक पर कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने यहाँ पर रिजाइन किया था। और वही राज्यसभा में जो हुआ था अभी उसमें उन्होंने रिजाइन किया। इसके कारण ये सीट यहाँ पर खाली हुई थी। तो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। इसमें करजन बैठक है, धारी बैठक है, कपराड़ा बैठक मानी जा रही है, डांग बैठक है, मोरबी बैठक है, अबड़ासा बैठक है, लिमड़ी बैठक है। ये 8 ऐसी बड़ी बैठकें थी। यहाँ पर कांग्रेस के जो एमएलए है उन्होंने रिजाइन किया था। इस बार ये इलेक्शन हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है, बीजेपी ने यहाँ जो 8 बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो 5 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने कांग्रेस में से रिजाइन किया था, उसके बाद को फिर से टिकट दिया गया था और वही 5 कैंडिडेट यहाँ पर वो लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर हो रही है कि जो ये इलेक्शन हो रहा है गुजरात में, जो 8 इलेक्शन जो बाय पोल हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 की महामारी के बीच में ये इलेक्शन हो रहा है। पहले यहाँ का जो लोकल इलेक्शन होने वाला था, यहाँ की कॉरपोरेशन हो, यहाँ की जो स्थानिक चुनाव है, वहाँ पोस्टपोन किया है गुजरात के इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के। लेकिन ये बाय पोल यहाँ पर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन माहौल देखा जा रहा है, लोग को मतदान करने के लिए अभी सुबह सुबह निकल रहे हैं। लेकिन 8 ऐसी बैठकें थी यहाँ गुजरात की, यहाँ से ये बाय पोल, ये बाय इलेक्शन जो है वो हो रहा है। प्रणब, 2 सवाल आपके लिए हमारे पास। पहला तो ये कि वो 5 सीटों पर, यानी तमाम के तमाम 8 सीटों पर कांग्रेस के एमएलए ने रिजाइन किया था, इसलिए वो बाईपोल में उन 8 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। और 3 ऐसी सीटें जिस पर आपने बताया कि प्रत्याशी बदले गए हैं। 5 सीटों पर वही प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस की सीट पर जीते थे, अब बीजेपी में है, फिर अब वो दोबारा अपने ही जनता के सामने बीजेपी के सिंबल पर हैं। 3 सीटों पर वो उनको रिपीट नहीं किया गया अगर उम्मीदवारों को, तो वो क्यों, एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल प्रणब ये कि जब इंतखाबात होते हैं, पोलिंग होता है, तो कोई ना कोई मुद्दा बड़ा होता है। आपको क्या लग रहा है कि इन 8 सीटों पर मुद्दा क्या बड़ा है इस वक्त जिसके इर्द गिर्द वोटिंग होगी? सबसे बड़ा मुद्दा ये इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, जो हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उनका होम टाउन गुजरात है। अमित शाह देश के गृह मंत्री है, उनका होम टाउन गुजरात है। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर रखा है, भाजपा ने, वो विकास है। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा रखा है विश्वासघात, यानी गद्दार। जिस तरह से पार्टी को छोड़कर आप जा रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा आरोप यह भी लगा हुआ था, जैसे नेशनल में भी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गुजरात में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि यहाँ के जो एमएलए है, जो जिन लोगों ने रिजाइन किया है, वो कहीं ना कहीं पैसे देकर खरीदे गए थे। पैसे देकर उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने रिजाइन किया था, ऐसा भी आरोप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी लगा रही है। उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, इलेक्शन कमीशन को भी यहाँ पर उन लोगों ने कंप्लेंट की है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास वाला मुद्दा है। और सामने जो मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का, वो मुद्दा है विश्वासघात का। जो एमएलए 8 एमएलए थे, उन्होंने जो रिजाइन किया, उसमें से 5 लोगों
को यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो साथ में जो 3 लोग हैं वो 3 लोग भाजपा के ही वो प्रत्याशी है कि भाजपा के कार्यकर्ता है, उनको यहाँ टिकट दी गई है। उनका भी एक गणित अलग का था, क्योंकि 8 में से इस 5 लोगों को ऐसा कमिटमेंट किया गया था कि आपको रिपीट टिकट दिया जाएगा, आपको रिपीट यहाँ पर बाय इलेक्शन में आपको खड़ा रखा जाएगा। 3 जो बैठक है उसमें से सबसे बड़ी बैठक है लिमड़ी की बैठक। वहां पर 4 टर्म रहे हुए एमपी जो थे सोमाभाई पटेल, उनका वीडियो भी वायरल किया था। नेशनल कांग्रेस ने भी वो वीडियो को रिलीज किया था कि पैसे देने की बात सोमा पटेल ने भी अपने वीडियो में, जिस तरह से बात हो रही, टॉक हो रहा है किसी आदमी के साथ, उसे कह रहे थे कि 10 करोड़ पार्टी ने यहाँ पर दिया है। लेकिन भाजपा ने भी इस बात का खंडन किया है कि ये बात गलत है, हमने कोई जो बात है पैसे की नहीं की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है जो गुजरात है, सबसे ज्यादा यहाँ का फार्मर इश्यू सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा रहता है हर बार इलेक्शन में। और जो ये बाईपोल 8 बैठक पे होने वाले हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्र के सीट है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण खेती का, जो फार्मर का सबसे बड़ा इश्यू है। और साथ में ही जो बड़ी बात मैंने आपको कह रही, सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा था कि विकास का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमने विकास किया है और विकास करेंगे। तो साथ में ही कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा लेके आई थी, वो था गद्दार, यानी माना जाता है कि आपने पार्टी से अगेंस्ट जाकर आपने वोट किया है, आप पैसे से खरीदे गए हैं, ऐसी बात। ये 2 मुद्दे सबसे बड़े यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, एक तो फार्मर है और ये विश्वासघात, वो गद्दार वाला और विकास वाला मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ चल रहा है। जी प्रणब, आप हमारे साथ बने रहे। बस आपको सिर्फ इतना बता दें हमारे दर्शकों को, नाजरीन को, कि हमारे साथ एक और मेहमान सैयद अफजल अब्बास जुड़ चुके हैं, जेडीयू के लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। तौकीर आलम आरजेडी लीडर हमारे साथ बने हुए हैं। और प्रणब हमें जानकारी दे रहे हैं गुजरात में हो रहे बाई इलेक्शन के ताल्लुक से। प्रणब, मेरा सवाल ये है कि जो मुद्दे पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से रखे हैं, चाहे वो विकास का हो या फिर वो धोखाधड़ी का हो, यानी विश्वासघात का हो, क्या ये मुद्दे जमीन पर भी आपको नजर आ रहे हैं? क्या लोगों में भी ऐसा कोई भाव आपने महसूस किया, या सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक है, ये विकास और ये विश्वासघात? सही में मायना जाए यहाँ पर जो ये मुद्दा, मैंने पहले भी कहा, ये जो जितने भी 8 जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वो जो सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आती सीटें हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ का सबसे बड़ा गुजरात का मुद्दा होता है फार्मर इश्यू सबसे ज्यादा है। क्योंकि इस बार जो बारिश भी हुई थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बारिश हुई थी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फार्मर को नुकसान भी यहाँ पर हुआ था। राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे बड़ी सहाय भी यहाँ पर लोगों को, फार्मर को की है, ये सबसे अच्छी बात हुई थी। तो साथ में ही कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा वही था, विश्वासघात वाला। वो मुद्दा लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान पे जा रही थी। लेकिन ये दिख रहा है, क्योंकि लोग है, ये जो कोविड-19 की महामारी, वो सबसे बड़ी चैलेंज ये है यहाँ पर, क्योंकि कोविड-19 की महामारी चल रही है गुजरात, उसमें अहमदाबाद हॉटस्पॉट माना जा रहा था। पूरे भारत के जो टॉप 5 जो सिटी है उसमें वो हो रहा था। तो साथ में ही जो गुजरात के बाई इलेक्शन, और मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर 2020 में यहाँ की स्थानिक इकाई का चुनाव होने वाला था। यहाँ पर नगर पालिका थी, यहाँ पर कॉर्पोरेशन था, उन लोगों का चुनाव था। लेकिन यहाँ की जो लोकल जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये चुनाव करने का उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि कोविड-19 की महामारी बढ़ेगी। तो साथ में ही इलेक्शन जो कमीशन, जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा कि गुजरात में ये करा जाए, ये इलेक्शन होगा, ये पहले चरण पे ही होगा, क्योंकि उसमें उनको ये पता था कि किस तरह किया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको अपने दर्शकों को दृश्य बता दूं, क्योंकि इस बार जो चुनाव है आम चुनाव से अलग है, क्योंकि इस बार जो कोविड-19 की महामारी है तो उनका यहाँ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिखा, जो उनकी जो चीज है वो देखा जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर चीज को ये ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर मास्क हो, सैनिटाइज हो, थर्मल गन हो, जो लोग मास्क पहने हैं तो उनको मास्क दिया जा रहा है। खुद यहाँ का जो स्टाफ है वो स्टाफ भी सेफ्टी के साथ यहाँ पर खड़ा है। जो वोट करने आ रहा है उनके लिए सर्कल बनाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणब पटेल। बहुत तफसील से, यानी बहुत विस्तार से आपने तमाम जानकारी दी है हमारे नाज़रीन को। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, प्रणब पटेल हमें गुजरात में हो रहे 8 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से हमें जानकारी दे रहे थे। और ये तमाम की तमाम 8 सीटें गुजरात की वो सीटें हैं जो कांग्रेस के 8 एमएलएज ने रिज़ाइन किया था। गुजरात में जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने रिज़ाइन किया था और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था। तो कांग्रेस के 8 जो एमएलए थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था, उन्हीं सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। और इन 8 में से, चूंकि रिज़ाइन करके बीजेपी में चले गए थे, तो इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी ने वहां उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो रेजिग्नेशन से पहले कांग्रेस के वहां से चुने हुए एमएलए थे। और 3 सीटों पर बदला गया है
उम्मीदवार, बीजेपी के दूसरे वर्कर्स को लगाया गया है 3 सीटों पर एज ए उम्मीदवार। लेकिन जैसा हमारे नुमाइंदे का कहना था कि उन 5 से पहले ही यह वादा किया गया था कि आप रिजाइन करेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे, तो उसके बाद आपको ही दोबारा जब भी वहां बाई इलेक्शन होगा तो आपको ये सीट दी जाएगी, और उनको ये 5 सीटें दी गई। तो गुजरात में ये 8 सीटें बहुत अहम है, चूंकि वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है उसने इस बात को लेकर इसे बहुत हाईलाइट किया है कि तमाम के तमाम लोग दगाबाज थे, धोखेबाज थे, इन्होंने विश्वासघात किया, इन्होंने धोखा दिया वहां के अवाम को जिन्होंने उन्हें कांग्रेस के बैनर पर जीत दिलाई थी। तो क्या इस बार ये धोखे या विकास के मामले से निकल कर, और एक तो वहां पर कोरोना का वहां भी काफी अभी केसेस वहां पर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत अहम होगा देखना कि उन 8 सीटों पर आवाम किसके हक में फैसला देती है। हमारे साथ जैसा हमने आपको बताया कि अफजल अब्बास साहब जुड़ चुके हैं, जेडीयू के लीडर हैं, और तौकीर आलम आरजेडी के लीडर हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। तो अफजल अब्बास साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए पहला सवाल आपसे यही है कि दूसरा मरहला जो है वो जारी है, हालांकि बीजेपी ज्यादा सीटों पर इंतखाब लड़ रही है दूसरे मरहले में बनिस्बत जेडीयू के, लेकिन फिर भी आपको कितनी उम्मीदें हैं अपनी पार्टी को लेकर या अपने इत्तेहाद को लेकर इस दूसरे मरहले से? लेकिन दूसरे मरहला हो या तीसरा मरहला हो, इत्तेहाद में कोई आपस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इत्तेहाद पूरी तरह इंटैक्ट है। मैं जहां तक सवाल करा तो हमारे दूसरे मरहले में सीटों का शेयरिंग कम है, तो ये आपस में बैठ के बात हुई थी 115 100 और जो भी रहा हो 116 और 115 की जो बात थी 6 उसको दिया गया और वीआईपी को दिया गया। तो हम लोग सीटों का शेयरिंग तो हम लोग कर चुके हैं, पहले उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना कह दूं कि दूसरा मरहला जो है हम ये पहले मरहले से दूसरा मरहला बहुत ज्यादा बेहतर एनडीए के लिए होगा। और मैं यकीन के साथ मैं भी अपने वतन में बैठा हूँ, आज मेरे यहाँ पे चुनाव हुआ, ये मैं आपको इशारा कर रहा हूँ अपने कि मैंने भी अभी वोट देके आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ तो आपके चैनल के जरिए कि तमाम जो इस दूसरे मरहले के लोग हैं घरों से निकले, मास्क का 2 गज दूरी का पालन करते हुए, सैनिटाइजर और सबका इस्तेमाल करते हुए वोट जरूर दे। ये लोकतंत्र का पर्व है, इससे बड़ा जमहूरियत का सबसे बड़ा ये पर्व है। अपने मतों का प्रयोग जरूर करें और ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो। हम पूरी तरह मुतमईन हैं कि हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार बिहार के अगले सीएम बनेंगे और कंफर्टेबल मार्जिन से। मैं मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं 243 में 243 आ जाएगा, लेकिन इतना मैं कहता हूँ बहुत आसानी से, बहुत इत्मीनान से, कंफर्टेबल मार्जिन से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये 2010 तारीख को आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा जब हम लोग काउंटिंग में होंगे। तो मतदाताओं तो लगे हाथ जरा ये भी बता दीजिए अफजल अब्बास साहब कि जेडीयू कितनी सीटें हासिल करेगी और बीजेपी कितनी और एलजेपी कितनी? देखिए ये एलजेपी तो हाशिए पे है, एलजेपी की बात ही ना कीजिए। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे और उनको मौसम का पता लगाना बड़ा आसान था, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चिराग पासवान चल रहे हैं, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि ये हाशिए पर जब ऑलरेडी बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं ने कह दिया कि एनडीए के पार्ट वो नहीं है और बार बार ये कह रहे कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो जनता समझती है। नीतीश कुमार ने बिहार में जिस तरह से काम किया, मैं गाँव में बैठा हूँ, अपने वतन में बैठा हूँ, 20 घंटा 22 घंटा बिजली, सड़क, पानी, हर सुविधाएं दी, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि ऐसे लोगों को दिया जाए जिसको तजुर्बा ही नहीं हो। एक डॉक्टर है कंपाउंडर में कितना फर्क होता है इसे अंदाज लगा दिए। एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, एक होम्योपैथी का डॉक्टर हो, तो फर्क पड़ता है दोनों में। मुझे यकीन है कि हमारी सरकार बनेगी। हम जहां बैठे हुए हैं बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई इतराज नहीं। और भैया सीटों का शेयर जब तक ये पूरा इलेक्शन नहीं हो पाता है तो मैं सीटों के बारे में बताना अभी कहना ठीक नहीं है कितना हम जीतेंगे, लेकिन जो पहले से और बेहतर करेंगे। जी तो चूंकि आपकी पार्टी के अभी हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी आ गए, यहाँ पे बैठे हुए अभी जस्ट आ रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल उनसे बात करूंगा। लेकिन मैं एक बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि अभी कुछ देर कबल राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव वोट देने पहुंचे थे, उसके बाद जब मीडिया के नुमाइंदों ने इसे सवाल किया तो राबड़ी देवी ने कहा है कि बदलाव की लहर चल रही है, लोग मौजूदा सरकार को बदल देना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव से एहसास आपको हो गया होगा कि जितना चिल्लाए, भीड़ को जो दिखा रहे थे, भीड़ की एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की थी। हम भीड़ को वोट में तब्दील नहीं किया था। नीतीश कुमार जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे सारे वर्कर जिस तरह से इंटैक्ट है, और जितना भी कह ले 15 साल का इतिहास राबड़ी बताए ना,
आज रोजगार की बात करें 2010 तक 2000 तक 94,000 रोजगार दिए, जबकि झारखंड बढ़ चुका था, बिहार बढ़ चुका था। हमने 6 लाख रोजगार दिया। ये शगुफा 10 लाख का छोड़ छोड़ के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल, कल माननीय मुख्यमंत्री का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, 1,35,000 करोड़ पर ईयर रोजगार में पैसा खर्च, कहां से लाएंगे? ये जो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, काम के आधार पर नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई इबट नहीं है, जनता बखूबी जानती है। ठीक है, तौकीर आलम साहब, आपने सुना अभी अफजल अब्बास साहब को, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, कहिए। डबल इंजन की सरकार और नीतीश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अब छोड़ दे, कभी नहीं सरकार बन पाएगी। और रही बात इनके कर्मों की, तो सुनिए इनकी क्या है विशेषता। डबल इंजन की सरकार के नाक के नीचे दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, पटना सिटी के पेयजल में फ्लोराइड दोषपूर्ण, इतिहास के अब राजधानी दूषित वायु सिटी अब बन गया है। बिहार की राजधानी सबसे गंदा महानगर बन गया है। राजधानी के साथ साथ पूरा बिहार वर्षा जल जमाव का शिकार बन गया है। पटना में 30 स्टील उद्योग कारखाने बंद हो चुके हैं। 30,000 कार्मिक स्टील उद्योग के कर्मी बेरोजगार हो चुके हैं। गोपालगंज सीवान के जूट और चीनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। भागलपुर रेशम उद्योग हाशिए पर है। भागलपुर साड़ी उद्योग के बुनकरों का जीवन बदहाल है। किशनगंज टी बोर्ड एवं चाय की खेती बंद के कगार पर है। बेगूसराय का फर्टिलाइजर कारखाना 10 वर्षों से बंद है। निचले इलाके में बांस मिशन के तहत बांस की खेती पर नीतीश सरकार मौन क्यों है? बांस और पल्प पेपर मिल बंद क्यों है? दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय की स्थापना पर डबल इंजन सरकार मौन क्यों है? जल जीवन हरियाली के नाम पर 24,500 की भारी लूट की छूट है। बिजली के बिलों में भारी लूट है। उद्घाटन से पहले सड़क टूट गए, पुल पुलिया बह गए, इसका दोषी कौन है? 9 लाख करोड़ लीटर शराब चूहे पी गए, इसका श्रेय किसको जाता है? करोड़ की दवाइयां गायब, गरीबों के राशन गायब। अभी नीतीश सरकार के पास कोई नौकरी नहीं है। बिहार के कारखाने में अपने हाथ खड़े कर लिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा कि मैंने जी तौकीर साहब, तौकीर साहब ये नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दिया। अगर प्रोफेसर 1.5 लाख रुपया वेतन पाता है तो इन्होंने सिर्फ मात्र 25,000 रुपए पर उसे कॉन्ट्रैक्ट नौकरियां दी। अगर शिक्षक का तनख्वाह 50,000 है तो इन्होंने मात्र 15,000 के कॉन्ट्रैक्ट बहाली पर नौकरी दी। इनके 6 लाख के जो नौकरियां मिली और सिर्फ बहलावा और फुसलावा एक खिलौना देकर। तौकीर साहब ठीक है, आपने पूरी फहरिस्त सुना दी है। अब ये फहरिस्त आवाम के जहनों में है कि नहीं है, वो तो वोट डाल रहे हैं अभी, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी सुनते हैं आपकी इस बात को, मैंने सुन लिया, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं। अब जरा सुनते हैं जवाब क्या है अफजल साहब के पास। अफजल साहब बोलिए। पूछ रहा हूँ कि पूछिए 15 साल का एक भी कारनामा बताए। आज उद्योग बंद हो गए ना, हमने अपहरण उद्योग भी तो बंद किया, इसे पूछिए। आज मैं गांव में बैठा हूँ, 12 बजे रात में घूम के आता हूँ। ये तो खौफ का माहौल तो नहीं है ना? सड़कें बनी, गांव में है, 22 घंटा बिजली में कंज्यूम कर रहा हूँ। सड़कें बनी, इस चरवाहा विद्यालय से हटा के हर एक विद्यालय की भवन बनाया गया। पेड़ के नीचे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, खौफ का माहौल नहीं है, गरीबों को मदद की गई। आप आती पीछा सबका आरक्षण दिया गया। महिला, बिहार पहला राज्य है जहाँ 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। क्या बात करेंगे? अरे 15 साल के इतिहास के पन्ने को खोलूं तो इनके पास जवाब नहीं। सिर्फ 2 बात ही कहते हैं बस कि ये हो गया पटना में जल। अरे पटना में जब बाढ़ आती थी ना, तो मुझे याद है लालू यादव कहते थे, मुझे याद है कि गंगा मैया घर में आ गई है, स्वागत करना चाहिए। हम तो उसमें काम कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे आरजेडी वाले लोग? तो फिर से आते हैं तौकीर आलम साहब के पास। तौकीर आलम साहब क्या बात करेंगे आप, क्या जवाब है आपके पास इसका? हाँ बिल्कुल जवाब है। जिन्होंने 15 सालों में 60 घोटाले किए और कहते हैं कि अपराध की दुनिया में अपराध नहीं हुआ। इनके शासनकाल में अपहरण 1,21,73 हुए, बलात्कार 45,662 हुए, बैंक की लूट 1,028 हुए, हत्याएं 7,48,046 हुए। अपराध की डेटा को देखें तो उस सूची में तेजस्वी यादव जो है पटना में मॉल ऐसा नहीं कि अपराध हुआ।
और मुझे इनकी बताइए नीतीश सरकार हर मंच पे ये कहते तेजस्वी हैं यादव कि पटना हमारा में मॉल किसके भारत पैसे से बनवा अपराध रहे की थे? दुनिया में रेलवे में नौकरी दी गई गरीबों का पैसा लेके। इस क्या बात से ये बात साबित करेंगे होता आप? है कि इन्होंने क्या अपराध बात खत्म करेंगे नहीं आप? किया। ये अपराध तो मानते हैं, क्योंकि आंकड़ा भी 23 बता रहा है, ये कह भी रहे हैं। मैंने अरे अगर मान भी लिया 23वां तो आंकड़े के बिहार मुताबिक क्राइम के मामले में 23वां कहाँ है। अपराध मुक्त बिहार अब बना। पता अब आपको रह गई है बात बिजली की, तो बिजली देश के पूरे 23वें स्थान पर हिंदुस्तान बिहार में है। कहाँ से डाटा लाएंगे? क्या राज्यों बात से करेंगे? सबसे महंगा 8 रुपए प्रति यूनिट यहाँ के गरीबों अरे के आप कहते पॉकेट को डाका 600 मेगावाट बिजली 2005 तक थी, अब 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं। आप तो कुछ करना आता ही नहीं है। फ्री है, कौम को 120 यूनिट समाज फ्री है। को गुमराह करके बीजेपी का खौफ दिखा कर मुसलमानों के वोट लेके आपने राज किया। मुसलमान भी समझता है क्या कर बताइए। कहाँ आपने बिजली तो दिया, लेकिन बिजली के नाम पर कितनी भारी लूट कर रहे हैं ये तो जनता जनार्दन जानती है। रही सड़क की बात, ठीक है, योजनाएं आप तो जरूर लाते हैं, लेकिन योजनाओं के अंदर ही तो आप घोटाला अरे करते हैं। सर, अगर योजना लाएंगे नहीं राजनीति तो करना घोटाला छोड़ कैसे दूंगा। करेंगे? नीतीश कुमार सड़क पे कोई बनती है भ्रष्टाचार और का 2-3 छोड़ दे, महीने में लगा 1 दे। फीट 2-2 फीट मैं गड्ढे बन चैलेंज जाते करता हैं, हूं आपके पुलिया चैनल बनती पे, है नीतीश और कुमार पर उद्घाटन से पहले उनकी भ्रष्टाचार पुलिया का बह आरोप जाती किया तो मैं है। राजनीति यही का तो छोड़ है, दूंगा। विद्यालय बनते हैं, विद्यालय का नीतीश कुमार कहते हैं कफन में पॉकेट नहीं होता है। सारे शिक्षक और छात्र विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। विद्यालय की बिल्डिंगें देखती हैं, वहाँ शिक्षकें नहीं रहते हैं। अरे क्या है, क्यों झूठ बोले, क्यों झूठ बोले? विद्यालय से कम से काफी कम कोसों दूर रहती है। अब तो चुनाव हो रहा है, जनता परिस्थिति देख में चुकी है। हम अब तो कैसे कम कर से कम सकते शर्म हैं कीजिए आप कि लोग। इन्होंने अब 15 तो सालों शर्म में कीजिए। विकास किया। विकास के नाम पर सिर्फ अब और तो सिर्फ शर्म बिहार के कीजिए। निवासियों को, सिर्फ भोले भाली जनता को ठगने का काम किया है। कौन ठग चलिए रहा जो अब आप दोनों थोड़ा सा सांसें ले लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद फिर से हम तीखे सवाल, इल्जामात और उसके जवाबात सुनते रहेंगे। और बिहार में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, जहां कहीं भी जिमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसकी भी ताजा जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।